हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। यस, ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है 1985 की। सो लगभग 38 इयर्स हो चुके हैं अभी तक, 2023 तक। यानी 38 इयर्स से अभी तक भी अनसॉल्व्ड है। हमें ये नहीं पता है कि ये सारे के सारे जो सीरियल किलिंग्स थे उसके पीछे किसका हाथ है। कौन था वो इंसान जिसने 1985 से 1988 तक लगातार सीरियल किलिंग्स किए। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं द केस ऑफ स्टोनमैन। तो जो स्टोनमैन नाम है ये लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने उस सीरियल किलर को दिया था क्योंकि वो स्टोन यूज करता था। इसी वजह से स्टोनमैन नाम पड़ गया। एंड इसकी स्पेसिफिक विक्टिम प्रोफाइल भी थी। अब ये विक्टिम प्रोफाइल क्या होती है? ऐसे लोग जो ज्यादा विक्टिम बन रहे थे या फिर ऐसे लोग जिनको ये पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा था। तो विक्टिम प्रोफाइल थी वो सारे लोग जो अकेले होते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं या फुटपाथ पे सोते हैं जिनके आसपास और लोग नहीं है, बेसिकली जिनके फ्रेंड्स या फैमिली नहीं है। सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फुटपाथ पे भी जो कि ग्रुप्स में सोते हैं या इकट्ठे झुंड में सोते हैं। ये उनको कभी भी टारगेट नहीं करता था, ये आइडेंटिफाई करता था ऐसे लोगों को जो अकेले हैं, जो किसी कोने में अकेले सो रहे हैं। सो ये पता लग जाता है हमें कि कोई इनके फ्रेंड नहीं है। मतलब इस कम्युनिटी में भी अगर वो रैक पिकर भी है या फिर वो फुटपाथ पे भी वो इंडिविजुअल सोता है, बट उसकी कोई फैमिली नहीं है, घर वाले नहीं है या कोई दोस्त नहीं है जो उसके आसपास रह सके। और ऐसे लोगों को ही टारगेट करने की वजह से आज तक जो कंप्लेंट्स है वो भी कम है। ओके, कंप्लेन कब होती है? जब कभी भी हमारे रिलेटिव्स या हमारे फैमिली मेंबर्स कंप्लेन लेके जाते हैं या फिर पुलिस ने आइडेंटिफाई करी है कोई पर्टिकुलर बॉडी या अनआइडेंटिफाइड बॉडी, तो पुलिस अपनी साइड से कंप्लेन करते हैं कि उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है जिसके साथ XYZ जो भी हादसा हुआ है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं और इन दोनों तरीकों की होने की वजह से ही ये जो स्टोनमैन है इनके विक्टिम के नंबर ज्यादा हो सकते हैं। पुलिस का ये मानना है कि जितने विक्टिम्स उन्होंने कैलकुलेट करे हैं उससे ज्यादा ही विक्टिम्स होने वाले हैं। तो ये जो स्टोनमैन था इसका जो कहर है वो शुरू हुआ था 1985 से। एंड इसका भी जो प्लेस है, प्लेस ऑफ मर्डर्स या फिर आप बोल सकते हो जो दो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो है मुंबई महाराष्ट्र एंड कैलकाटा वेस्ट बंगाल। तो ये दो इम्पॉर्टेंट सिटीज थी जहाँ पे बैक टू बैक सीरियल किलिंग्स हुई। बट ये स्टैब्लिश अभी तक भी नहीं हुआ है कि जो मुंबई में सीरियल किलिंग्स हो रही थी एंड जो कैलकाटा में सीरियल किलिंग्स हो रही थी वो एक ही इंसान कर रहा था। हाँ, मोडस ऑपरेंडी सेम था। मोडस ऑपरेंडी क्या था? मतलब वो तरीका जिससे कोई भी किलर या कोई भी इंडिविजुअल उसी तरीके को अपनाता है बार बार। तो ये सेम तरीका ही अपना रहा था ये सीरियल किलर। जब कभी भी कोई भी इंसान अकेला सोते हुए दिखता रातों में तो ये उसके ऊपर एक भारी पत्थर से, लगभग 5 से 10 किलो के भारी पत्थर से सर पे वार करता और सर कुचल देता। तो ये सेम जो एमओ था, मोडस ऑपरेंडी था, वो मुंबई की किलिंग्स में भी था और वो कैलकाटा की किलिंग्स में भी था। पर ये हो सकता है कि जो मुंबई का सीरियल किलर है उसको कॉपी कर रहा हो जो कैलकाटा में, क्योंकि मुंबई में सीरियल किलिंग्स पहले हुई और उसके बाद फिर कैलकाटा में हुई। तो जो ये हम मान सकते हैं कैलकाटा का किलर था वो हो सकता है कॉपी कर रहा हो मुंबई के किलर को। तो इसे हम कॉपी कैट फिनोमिना भी कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई अलग ही इंडिविजुअल था, ये सेम आदमी भी हो सकता है, सेम इंसान भी हो सकता है। अचानक से ये सीरियल किलिंग्स शुरू होती है और अचानक से ये सीरियल किलिंग्स बंद भी हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज था। एंड मैंने रमन राघव का केस भी आप सभी के साथ शेयर किया है। ये लगभग 1985 से कम 20 साल पहले का था। 1960s में रमन राघव ने सीरियल किलिंग्स करी थी। तो वो भी एक साइकोपैथ सीरियल किलर था। वो एक राघव एक तरीके के साइकोसिस या आप कह सकते हो सिजोफ्रेनिया से जूझ रहा था। इस वजह से उसने ये सारी सीरियल किलिंग्स की। रमन राघव हमें मिल गया, इस वजह से हमें पता लग पाया कि रमन राघव सिजोफ्रेनिया की वजह से ये सारे स्टेप्स ले रहा था। बट कभी भी हमें स्टोनमैन मिला ही नहीं, तो हम ये एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाए कि वो स्टोनमैन किसी मेंटल इशू से जूझ रहा है या नहीं जूझ रहा है, उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है। सो जो स्टोनमैन था वो रात के अंधेरे में ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो अकेले फुटपाथ पे सो रहे हैं एंड बड़े से पत्थर से उनका सर कुचल देता था। मुंबई में ये शुरू हुआ 1985 में। एंड जो इलाका था
जो मुंबई के इलाका था वो था साइमन एंड किंग सर्कल। सो साइमन एंड किंग सर्कल में सबसे पहले स्टोनमैन के विक्टिम आइडेंटिफाई होना शुरू हुए। पुलिस बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो गया था कि हो सकता है कि अब हमारे सिटी में कोई सीरियल किलर वापस से आ चुका है। सो इसके पहले जो मुंबई है उसने सीरियल किलिंग्स को आइडेंटिफाई करा था 1960s में, एंड 1960s के बाद फिर से ये वापस से सिलसिला शुरू हो चुका था। सो मुंबई की जो पब्लिक थी, जो मुंबई के लोग थे, वापस से बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और वो जल्दी ही अपने घरों में अंधेरे होने के बाद चले जाया करते थे। कभी भी अंधेरों में अकेले कोई भी नहीं घुमा करता था, एंड कहीं भी बाहर जाना भी अगर है तो अवॉइड करते थे रात के टाइम पे बाहर जाना। सो एक एक करके 6 मंथ के स्पैन में मुंबई में 6 महीनों में 12 मौतें हो चुकी थी, 12 मर्डर्स हो चुके थे। सेम पैटर्न, सेम विक्टिम प्रोफाइल, यही सेम तरीका, यही सेम पैटर्न हर एक मर्डर में वो इंसान फॉलो करता जा रहा था। पुलिस ने मैन हंट शुरू करा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो विक्टिम है उस पे स्टोनमैन ने अटैक करा, बट लकीली उसने वहां से भाग के अपनी जान बचा ली। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसका कहना ये था कि इतना ज्यादा अंधेरा था सड़कों में, वो देख ही नहीं पाया, और उसने मेहनत भी नहीं करी उसका फेस देखने की, क्योंकि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ जान बचाना चाहता था उस समय, एंड वो जान बचाने में सक्सेसफुल भी हो गया। बट पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया क्योंकि अंधेरा ज्यादा होने की वजह से इस सर्वाइवर ने उसे पहचाना नहीं। पर ये जरूर क्लियर हो गया था कि ये जो स्टोनमैन था मिडिल एज्ड कोई आदमी था, जिसका जो बिल्ड था, जो बॉडी थी, जो पर्सनालिटी थी, हाइट हेल्थ काफी अच्छी थी। तो ये सारी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस को बता पाया। अब इसी ही प्रोफाइल के साथ पुलिस लगातार उस इंसान को खोजने की कोशिश कर रही थी। पेट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, एंड हर एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई पुलिस को ये स्टोनमैन कभी नहीं मिल पाया, एंड अचानक से ही ये सीरियल किलिंग्स मुंबई में बंद हो गई। इसके बाद 1989 में ये जो सीरियल मर्डर्स हैं कैलकाटा में शुरू हो गए, वेस्ट बंगाल में। एंड कैलकाटा भी एक बहुत बड़ी सिटी थी जहाँ पे फुटपाथ में सोने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एंड सेम इस कैलकाटा के सीरियल किलिंग्स में भी सेम विक्टिम प्रोफाइल थी। विक्टिम्स वो सारे हुआ करते थे जो कि फुटपाथ में सो रहे हैं, एंड ये जो अटैक्स है रातों को ही हुआ करते थे। तो रात में ये जो अटैकर है वो आता था 10 से 20 किलो का पत्थर, तो जितना ज़्यादा बड़ा पत्थर हो सकता है उतना बड़ा पत्थर इस्तेमाल किया जाता था विक्टिम के फेस को कुचलने के लिए, एंड उनको उसी हालत में छोड़ के फिर वो जो मर्डरर था, वो जो सीरियल किलर था, वहां से चला जाया करता था। हर एक चीज सेम थी, में हो रही थी जो कैलकाटा में हो रहा था। तो ये हमने कंक्लूड किया था कि यही सेम आदमी मुंबई में भी सीरियल किलिंग्स कर रहा था और यही सेम आदमी कैलकाटा में भी सीरियल किलिंग्स कर रहा था। किसी भी तरीके की कोई लीड भी नहीं मिली, कोई एविडेंस नहीं मिले, कोई पर्टिकुलर मर्डर वेपन भी नहीं मिला, क्योंकि स्टोन ही मर्डर वेपन हो रहा था, क्योंकि स्टोन ही मर्डर वेपन था इन सारे के सारे केसेस में। इसी वजह से पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, पकड़ नहीं पा रही थी इस स्टोनमैन को। स्टोन में भी कभी अलग से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले, विक्टिम्स पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले, एंड इसी वजह से एक लंबे समय तक ये स्टोनमैन बचता रहा। बहुत बार न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स में स्टोनमैन के बारे में बताया गया, एंड अब कलकत्ता में भी खौफ हो गया था। लोग अपने आप को जल्दी ही अपने घरों में बंद कर लिया करते थे, रात को ज़्यादा कोई बाहर भी नहीं जाया करता था, एंड इसी तरीके से कुछ सालों तक इस स्टोनमैन का खौफ कैलकाटा में भी रहा। एंड कैलकाटा में अचानक से वन फाइन डे ये सीरियल मर्डर्स बंद हो गए, एंड इसके बाद से ना तो मुंबई के लिए कोई लीड है, ना तो कैलकाटा के लिए कोई लीड है, एंड अभी तक ये सीरियल किलर आराम से जी रहा होगा, आराम से घूम रहा होगा। हो सकता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि अब शायद उसकी मौत भी हो गई हो, बट उसको कभी भी पुलिस ने नहीं पकड़ा, आइडेंटिफाई नहीं किया, और ये अभी तक भी 38 ईयर्स होने के बावजूद भी अभी भी ये अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री ही है। सो ये थी कहानी स्टोनमैन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, एंड हम इसी तरीके की और केस स्टडीज़ आप सभी के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।